नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं महावीर सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज आपके सामने अपन एक ऐसी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पर डिस्कस करेंगे जिस प्रॉब्लम के अंदर एडिशनल वर्किंग कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाए। ऐसे इंश्योरेंस क्लेम से संबंधित जो क्वेश्चन है उसको अपन सोल्व करने का प्रयास करते हैं। एक ऐसी प्रॉब्लम ले रहे हैं अपन जिसके अंदर डेट ऑफ फायर 1/2/17 है, यानी 1 फरवरी 17 को आग लग जाती है। डिसरप्शन या इंटरप्शन या इंडेमनिटी पीरियड इसका चलता है वो 30/6/17 तक चलता है, यानी 1/2/17 से जिस दिन आग लगती है उससे लेकर के उसका वादा काल 30/6/17 तक चलेगा। तो इतनी सी बात होती है, हम सबसे पहले क्या करते हैं कि डेट ऑफ फायर को पकड़ते हैं। डेट ऑफ फायर पकड़ के उससे आगे वाली वो अवधि करते हैं जब तक वादा काल चलता है। अब जैसे ये निर्धारित हो गया कि 1/2/17 से लेकर के 30/6/17 तक वादा काल चलेगा, तो हमें क्या करना है, हमें 1/2/16 से 30/6/16 वाली बिक्री पहले से लिखनी है। जब अपने पहला पॉइंट में अपन डिफरेंट टाइप्स ऑफ टर्नओवर लिखेंगे तो हमें 1/2/16 से 30/6/16 वाली बिक्री लिख लेनी है, वो हमारी स्टैंडर्ड टर्नओवर कहलाएगी। और दूसरी वाली बिक्री कौन सी लिख लेंगे, जो 1/2/17 से 30/6/17 तक वाली है, इसको हम बाधाकाल की बिक्री बोल देंगे। तो ये सेकंड वाली बिक्री अपने को इस तरीके से दो बिक्री तो सीधी आपकी डेट ऑफ फायर से निर्धारित हो जाती है। यानी डेट ऑफ फायर से शुरू करके जब तक बाधा काल रहता है तब तक, लेकिन वर्ष पिछला लेते हैं। तो 1/2/16 से 30/6/16, 1/2/17 से 30/6/17, इस तरीके से हम दो बिक्री राशियां इसमें से ढूंढ लेंगे। तो देखिए साहब, हम जब पहला स्टेप लेते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ टर्नओवर, उसके अंदर हम सबसे पहले 1/2/16 से 30/6/16 तक वाली 4,20,000 रुपये की बिक्री है, ये आपके सामने है और इसको अपन यहाँ पर आगे लिख लेंगे 4,20,000 रुपये से, राइट। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट जो है, ये थोड़ा सा आगे से कट गया है, इसको समझ लेना। ऊपर लिखी हुई है 4,20,000 रुपये है, ये 4,20,000 रुपये आप लेना। तो फिर इसके बाद में अपना आता है कि भाई दूसरी, इसको हम स्टैंडर्ड टर्नओवर बोल देंगे। दूसरी बिक्री 1/2/17 से 30/6/17 आती है, जिसको हम बाधा काल की बिक्री कहते हैं, और ये अपने 1,50,000 रुपये है दूसरे वाली। तीसरे वाली बिक्री है सेल्स इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, जो पिछले अकाउंटिंग ईयर की जो बिक्री होती है उसको अपन ये कहते हैं। तो ये आपको दी हुई है, ये पिछले गत साल की बिक्री होती है, जो कि नेट प्रॉफिट के आधार पर जिसको जीपी रेशियो निकालते हैं, यानी पिछले साल की ईयर एंड में जो बिक्री हुई थी अकाउंटिंग ईयर के एंड में, वो आपको सीधा इसमें वर्ड क्या दिया जाता है, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर दे देगा, लास्ट अकाउंटिंग ईयर दे देगा, प्रीसीडिंग अकाउंटिंग ईयर दे देगा। तो ये ईयर की बिक्री होती है। तो ये जैसे 8,40,000 रुपये। और चौथी बिक्री आपको कौन सी बिक्री लिख लेनी है, जो आग लगने की तारीख तक, यानी 1/2/17 या हम कहें 31/1/17 तक की जो बिक्री होती है 12 महीने की। और अभी मैंने आपको बताया कि जैसे ये तो 1/2/16 से 30/6/16, 1/2/17 से 30/6/17, ये तो 6 महीने की बिक्री हुई, और लास्ट वाली दोनों बिक्री 12 महीने की होती हैं। तो ये 30/6/17 तक की बिक्री, यानी आग लगने की तारीख तक की बिक्री, आपको जो बिक्री दी गई है वो बिक्री आपको जरूर मिलेगी इसके अंदर। और वो जो बिक्री है वो कितनी दी हुई है, देखिए, सेल्स फ्रॉम 1/2/16 से 31/1/17 हो गए ना पूरे 12 महीने। तो ये 9 लाख रुपए की बिक्री हुई 1/2/16 से 31/1/17 तक की जो बिक्री है। अब देखिए यहाँ ध्यान दें आप, 1/2/16 से 30/16 तक की बिक्री तो स्टैंडर्ड टर्नओवर हुई है, तो पिछले 6 महीने की बिक्री है। लेकिन जब 12 महीने वाली बिक्री होती है वो हम लास्ट में लेते हैं, वो 1/2/16 से 31/1/17 तक की बिक्री है, वो 9 लाख रुपये। ऐसे हम 4 बिक्री राशियों को लिख लेंगे। और फिर चूंकि जो नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है उसमें पहले वाली दो तो उसी में खप जाएंगी, पहले वाली दो बिक्री तो उसी में काम आ जाएंगी दोनों पॉइंट में। तो चलिए साहब, पहले हम सेकंड स्टेप लेते हैं, और स्टेप नंबर जो 2 अपनी आती है, उस स्टेप के अंदर अपने को क्या निकालना होता है, अमाउंट ऑफ शॉर्ट सेल्स निकालनी होती है। तो हम पहले तो स्टैंडर्ड टर्नओवर ले लेंगे जो कि 4,20,000 रुपये है।
अब इसमें वृद्धि की प्रवृत्ति दे दी है इसने 15%, तो इसका जब 15% करते हैं तो 63,000 आता है, तो 4,83,000 रुपये। ये स्टैंडर्ड टर्नओवर में जब हमने कुछ ऐड किया तो एडजस्टेड स्टैंडर्ड टर्नओवर आई और वो 4,83,000 रुपये आई। अब 4,83,000 रुपये में से हम जो है वो 1/2/17 से 30/17 वाली जो सेकंड वाली बिक्री है, जो उसको वादा काल की बिक्री कहते हैं, डिसरप्शन पीरियड की, वो हम इसमें से माइनस कर देते हैं तो शॉर्ट सेल्स आ जाती है। तो फंडामेंटल रूल हमारा यही काम करता है कि भाई पिछले साल जितना बेचता उतना तो बेचता ही, और इस साल वास्तव में कम बिका तो शॉर्ट रहेगी, तो शॉर्ट वाली हम माइनस हो जाएगी, इसमें कम करने पर शॉर्ट आ जाएगी। तो ये 3,33,000 रुपये अमाउंट ऑफ शॉर्ट सेल्स आई। ये हमने क्या किया, एक नंबर की बिक्री स्टैंडर्ड टर्नओवर ऐड किया एडजस्टेड स्टैंडर्ड टर्नओवर और लेस किया सेकंड नंबर की बिक्री को, तो आ गया अमाउंट ऑफ शॉर्ट सेल्स। सेकंड पॉइंट हमारा जीपी रेट का है। जीपी रेट निकालने का फॉर्मूला आप बार बार लिखें जिससे आपके जहन में फिट हो जाए। नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेज अपॉन टर्नओवर ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर इनटू 100 कर देते हैं। तो पिछले साल का गत वर्ष का शुद्ध लाभ में इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेज को जोड़ दो और गत लेखा वर्ष यानी बिक्री नंबर 3 का भाग दे देंगे। तो देखिए आप बिल्कुल, मतलब कहने का है कि सेकंड पॉइंट में आपकी दोनों बिक्री काम आ गई, थर्ड पॉइंट में तीसरी बिक्री काम आ गई और चौथी बिक्री तो लास्ट में जाके काम आएगी। तो इसलिए ये 1,40,000 रुपये नेट प्रॉफिट में 1,12,000 रुपये इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेज। अब देखिए इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेज आपको सवाल में दिए गए हैं। ये इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेज देखिए लिख रखे हैं, ये 1,12,000 रुपये। तो हम टोटल स्टैंडिंग चार्जेज भी लिख रखे हैं, लेकिन अपने को यहाँ इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेज काम में लेने हैं। तो ये इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेज जो हैं वो हमने ऐड किए और भाग दे दिया गत लेखा वर्ष की बिक्री जो थी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की 8,40,000। तो ऐसे करने पर हमारी जो रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट आई वो 30% आ गई। तो 30% की ग्रॉस प्रॉफिट की रेट आई। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। अब चौथा पॉइंट हमारा होता है कि लॉस ऑफ प्रॉफिट कितना हुआ। तो जितना लॉस ऑफ सेल्स हुआ उसको जीपी रेट से गुणा कर देंगे, यानी शॉर्ट सेल्स कितनी कम बिक्री हुई आग लगने के कारण से उसको जीपी रेट से गुणा कर देंगे, तो उतने लाभ का नुकसान हुआ। तो इसलिए फॉर्मूला क्या हुआ, अमाउंट ऑफ शॉर्ट सेल्स इंटू जीपी रेट। तो 333 इंटू 30/100। अब देखिए जीपी रेट बटा 100 लिखने की भी जरूरत नहीं होती, क्योंकि रेट अपने आप में नीचे 100 होती है। जैसे 5% का मतलब क्या होता है, 5/100 ही होता है। तो 30% का मतलब 30/100 ही होता है। तो अपन 30% करेंगे तो 30/100 यानी 99,900 रुपये का उसको नुकसान हो गया। आग लगने के कारण से उसके ग्रॉस प्रॉफिट का 99,900 रुपये का नुकसान हुआ। ये तो हुई बात लॉस ऑफ प्रॉफिट की। अब देखिए जो पिछले वाला सवाल था उसके अंदर अपन नेक्स्ट जो स्टेप 5 और स्टेप 6 पर नहीं आए थे, क्योंकि उसमें एडिशनल वर्किंग कॉस्ट नहीं थी। इस क्वेश्चन में आपको एडिशनल वर्किंग कॉस्ट दी गई है और वो 13,400 रुपये की आपके सवाल में दे रखी है। मैंने आपको यही बताया कि जो ही आपके सामने क्वेश्चन होता है आप इस कॉस्ट को जरूर देख लें, जिससे कि आपको ये कैलकुलेशन भी करना पड़ेगा। तो जब ये आ गया तो हमारा पॉइंट नंबर 5 क्या हो गया, अलाउड एडिशनल वर्किंग कॉस्ट जो है या वर्किंग एक्सपेंसेस है वो कितने अलाउड हैं, कितने की पूर्ति बीमा कंपनी करने के लिए उसके सामने हम दावा कर सकते हैं, उसको हम अलाउड कहते हैं। तो इसके हमने ABC 3 हमने इसकी कैटेगरी निर्धारित की है। ए में तो जितना एक्चुअल खर्चा है उससे ज़्यादा का तो अलाउ हो ही नहीं सकता, तो 13,400 रुपये। ये जो दो और फॉर्मूले हैं उनको बड़े ध्यान से आपको देखना है। दूसरे फॉर्मूले में मैंने वर्ड यूज किया रिड्यूस्ड टर्नओवर अवॉइडेड। अब आपको इस सवाल में ये जो आइटम है ये नहीं दिया गया है, यानी रिड्यूस्ड टर्नओवर अवॉइडेड का मतलब होता है टाली गई बिक्री में कमी की राशि। बच्चों होती क्या है इसको समझने की बात है, फिर आपके कोई दिमाग में चक्कर नहीं पड़ेगा। रिड्यूस्ड टर्नओवर अवॉइडेड का मतलब टाली गई बिक्री में कमी की राशि है। टाली गई बिक्री में कमी की राशि का मतलब क्या होता है कि जब आपने एक्स्ट्रा खर्चा किया, एक्स्ट्रा खर्चा करके जो बिक्री बढ़ाई, वो बिक्री बढ़ने से आपकी शॉर्ट सेल्स कम हो जाती है, इसी को हम रिड्यूस्ड टर्नओवर अवॉइडेड कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि आपको या तो स्पष्ट लिख दिया जाए कि ये आपने बिक्री की कमी को टाल दिया, या कहा जाए कि अतिरिक्त खर्चे करके आपने ये अतिरिक्त बिक्री की। दोनों ही सिचुएशन इसमें नहीं दी गई है। इसका मतलब क्या हुआ
कि जो कुछ बिक्री उसने बाधा काल में की है वो अतिरिक्त खर्चे करके ही की है, ये माना जाता है। इट इज डीम्ड टू बी द एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर एंड ड्यू टू दैट एक्सपेंडिचर all the turnover gained in the period of disruption was only due to that those expenses। तो ये हमारा जो है महत्वपूर्ण इसका अजम्पशन होता है। अगर नहीं दिया हुआ होता तो वो हम यही मान के चलते हैं। तो अब हम क्या कहेंगे कि बाधा काल में जो बिक्री की गई थी उस बिक्री को हम 30% से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1,50,000 को 30% से मल्टीप्लाई किया तो 45,000 रुपये आ गया। तो मैंने जैसे आपको बताया, आपको स्पष्ट रूप से देख लेना चाहिए कि ये रिड्यूस टर्नओवर ऑडिट दिया गया है नहीं, वो 2-3 तरीके की दी जा सकती है। अगर कुछ भी नहीं दिया जाए तो बाधा के लिए बिक्री से गुणा कर दो। तीसरी इसके अंदर बात है नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस अपॉन नेट प्रॉफिट प्लस टोटल स्टैंडिंग चार्जेस इनटू एक्चुअल वर्किंग कॉस्ट। इसको पूरे को होल ब्रैकेट में रखना है और उसके बाद में एक्चुअल वर्किंग कॉस्ट इसको मल्टीप्लाई करना है। ऐसा करने पर हमारे सामने क्या आया? ऐसा करने पर हमारे सामने इसी पॉइंट का आंसर आया 12,600 रुपये। अब देखिए तीन आपके सामने ए बी सी, 3 13 445,000 और 12,600 रुपये। इन तीन में से लिस्ट ऑफ द अबाव, इन तीन में से मिनिमम ऑफ द अबाव, इन तीनों में से सबसे कम राशि 12,600 रुपये आई। ये 12,600 रुपये जो कम राशि आई इसी को हम क्या कहेंगे? अलाउड एक्सपेंसेस फॉर एडिशनल कॉस्ट। जो एडिशनल कॉस्ट की गई उसमें से की गई तो 14,600 थी, लेकिन इसमें से 13,400 की गई थी, लेकिन 12,600 रुपये ही इसके अंतर्गत स्वीकृत होंगे। अब देखिए क्या है कि यदि इसने जैसा कहा है कि सेविंग इन एडिशनल इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्ज, इसमें ये लिखा हुआ है जैसे सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्ज, तो आपको इस पॉइंट के अंदर बहुत सी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। जैसे तीन आपने ये लिखे, इनमें से सबसे कम राशि लिख लेंगे और उसके बाद में आपको क्या करना है? उसके बाद में आपको ये लिखना है कि सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस यानी मिनिमम अमाउंट ऑफ ए बी एंड सी, तो कितनी आई? 12,600। इसमें से लेस करना है सेविंग इन इंश्योर्ड एक्सपेंसेस 4,900 रुपये, तो अलाउड अमाउंट आ जाएगी। पहले तो आपको ए बी सी कर रहे हैं, मिनिमम इनमें से तीनों में से कम को लिखना है कि मिनिमम कितनी है, और फिर अलाउड अमाउंट आपको लिखना है कि मिनिमम ऑफ द अबव में से माइनस कर दो सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, तो अलाउड अमाउंट आ जाएगी। और ये अलाउड अमाउंट आएगी 7,000 कितने रुपए है? 7,700 रुपये है ना, राइट। ये 7,700 रुपये जो है वो आपकी आ जाएगी ये वाली, बिल्कुल राइट। ये अलाउड अमाउंट आ जाएगी 7,700 रुपये। तो ये 5 स्टेप आपकी, और छठी स्टेप मैंने आपको ये बता दिया कि जो 5 नंबर और 4 नंबर और 5 नंबर को जोड़ दो तो छठी स्टेप आ जाएगी। यानी उसने लाभ के लिए नुकसान कितना हो उसके लिए कितना दावा करेगा और खर्चों के लिए कितना करेगा, तो वो ग्रोस क्लेम बन जाएगा उसका। तो जैसे 99,900 रुपये तो लाभ की हानि के लिए करेगा, 7,700 रुपये वो खर्चों के लिए करेगा, तो 1,07,600 रुपये उसका ग्रोस क्लेम आएगा। अब बात आती है कि आगे वाला इंश्योरेबल, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इंश्योरेबल अमाउंट के लिए, यानी कितने का बीमा कराना चाहिए था, जिसको हम हिंदी में बीमा योग्य राशि भी बोलते हैं। तो कितने का बीमा कराया जाना चाहिए था, इसके लिए हमारी बिक्री नंबर 4 काम में आती है। पॉइंट नंबर 1 के स्टेप 1 के लिए दोनों बिक्री काम में आ जाती हैं। स्टेप नंबर जो 2 के लिए दोनों बिक्री काम आ जाती हैं। स्टेप नंबर 3 के लिए तीसरी बिक्री काम आ जाती है, यह है ना, और यानी 1 2 2 के लिए, 3 3 के लिए, और 4 वाली जो है वो 7th स्टेप यानी इंश्योरेबल अमाउंट के लिए काम में आती है। और इंश्योरेबल अमाउंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? पहले तो बिक्री जो है आपकी चौथी बिक्री, जिसका नाम हमने एनुअल टर्नओवर दे दिया, उसको आप ऐसे लिखने की भी कोई विशेष जरूरत नहीं है कि भी 1 2 16 से लेकर के 31 1 17 तक की बिक्री, इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है। हमें सीधा वार्षिक टर्नओवर, और हम ब्रैकेट में रेफरेंस के रूप में लिख देंगे 1/4, यानी 1/4 वाली जो बिक्री है वो हमारी एनुअल टर्नओवर है। इसमें हम 15% इंक्रीज कर देंगे तो एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर आ जाएगी। और एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर में से हम एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर को हम जीपी रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ जाएगी? इंश्योरेबल अमाउंट आ जाएगी।
यानी उसको बीमा कराया जाना चाहिए था 3,10,500 रुपये का बीमा कराना चाहिए था। 3,10,500 रुपये का बीमा कराना चाहिए था, लेकिन उसने बीमा करवाया 2,48,400 रुपये का। इसका मतलब जितना कराना चाहिए था उससे कम का बीमा करवाया, तो एवरेज क्लॉज लागू किया जाएगा, उसको पूरी हानि की पूर्ति नहीं की जाएगी। चलिए साहब, हम नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेप लिखते हैं, अमाउंट ऑफ नेट क्लेम। नेट क्लेम के लिए चूंकि नेट क्लेम की बात आती है तो तुरंत हम क्या देखना चाहिए, कितने का बीमा कराया, और पॉइंट नंबर 7 में बीमा कितना आता है। तो कम का करवाया, जितना कराना चाहिए था उससे कम का करवाया, तो औसत करा के लागू करेंगे, तो 3,10,500 से कम करवाया, तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है सूत्र का, इंश्योर्ड अमाउंट अपॉन इंश्योरेबल अमाउंट इनटू ग्रॉस क्लेम। तो 2,48,400 तो ऊपर लिख देंगे, नीचे पॉइंट नंबर 7 लिख देंगे 3,10,500 इंटू पॉइंट नंबर 6 कर देंगे 1,07,700, राइट। पॉइंट नंबर 7 आपने इंश्योरेबल अमाउंट निकाला, ये नीचे लिख देंगे, इंटू पॉइंट नंबर 6 क्रॉस क्लेम लिख देंगे। और इस तरीके से 86,080 रुपये जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, नेट क्लेम आ जाएगा, बिल्कुल। और ये मैंने आपको यहाँ भी बता दिया कि भाई ये नहीं दी गई है, इसलिए हम बाधाकाल की बिक्री को हमने ले लिया था ऊपर वाले पॉइंट नंबर 5 के लिए। ये हमारा नेट क्लेम 86,080 रुपये आ गया। पिछले वाले सवाल में आपको अगर आग बुझाने के खर्चे दिए गए थे तो मान लीजिए वो अगर है थे तो जोड़ देते हैं हम। इसमें भी अगर होते तो भाई ये होता कि फायर कंट्रोलिंग एक्सपेंसेस किए गए हैं, कितने इनकर किए गए हैं, तो वो और खर्चे इसमें जुड़ के बीमा कंपनी उस खर्चों के पेमेंट दे देती है। लेकिन यहाँ पर इस तरीके की फायर कंट्रोलिंग एक्सपेंसेस नहीं है या एक्सटिंग्विशिंग जो एक्सपेंसेस में नहीं है, तो कोई खर्चे नहीं है तो हम नहीं जोड़ेंगे। यही 86,080 रुपये नेट क्लेम बन जाएगा। तो ये छात्रों ये जो है वो सारी सिचुएशन जो है वो आपके सामने है। हमारे को स्टेप बाय स्टेप चलना है, फिर आपकी कोई त्रुटि इसके अंतर्गत नहीं होगी। तो आज मैंने ये एक परिणाम हानि से संबंधित बीमे का एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपने कल देखा, एक इससे रिलेटेड एग्जाम्पल हमने आज ले लिया है। तो ये हमने कार्रवाई है हम फिनिश करते हैं आज के लिए। नेक्स्ट टर्म के लिए अपन कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस से रिलेटेड जो है वो बातों को देखेंगे अपन। तो एक इस तरीके की प्रॉब्लम भी अपन डिस्कस करेंगे जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव बीमा के बारे में आपको बताया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।